हेलो माय डियर, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हो? वाओ, अच्छे ही रहना। और अब मैं आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का एक बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक आपके सामने आपको समझाने वाला हूँ। बोर्ड पे उसके नोट्स देने वाला हूँ। बट आपको मेरी बात को एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत ध्यान से सुनना है और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, सो दैट कि साथ के साथ आप नोट्स उतारते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, लेसन का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस और टॉपिक है थेरेप्यूटिक ड्रग्स। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। नीट के पेपर में अक्सर इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जिससे कि आप लोग वाकिफ हैं, जानते हैं व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ये मैं बहुत बार क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा अभी कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, जिसने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आई है जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसने एक मेजर रोल प्ले किया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ने। और आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की ही देन है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ने हमें एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के दिए हैं। इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या कुछ नहीं किया। किसी भी चीज़ में अगर हम आते हैं तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का कहीं ना कहीं रोल है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, आप इवन यहाँ तक कि कपड़े, आपके खाना पीना, सब कुछ, इसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, 50 साल पहले के जीवन को देखते हैं और आज के जीवन को देखते हैं, तो यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड दिस डिफरेंस एंड दिस क्वालिटी विच यू आर गेटिंग द टुडे इज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, बट मैं यहां पर हेल्थ केयर के बारे में बात करूंगा। देखिए, आरडीए टेक्निक जो है, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसने ह्यूमन हेल्थ की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी चेंज किया है। आज की डेट में जो आपके पास इतनी सारी दवाइयां हैं, स्टोर्स भरे रहते हैं दवाइयों से, एम आई राइट? तो ये सब नई नई मेडिसिन्स, जिनके कि बहुत नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जनरेट नहीं करती हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी एफिकेसी टू द मार्क है। दिस इज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल। गेटिंग माय पॉइंट? पहले पढ़ रही है ना? चलिए सुनिए। अब क्या है कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इससे हमने दवाइयां तो बनाई हैं। अब आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेडिकल स्टोर में हज़ारों दवाइयाँ आपको मिलेंगी, बहुत सारी दवाइयाँ। दोज मेडिसिन आर कॉल्ड ड्रग्स। उनको हम क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं माय डियर। बट वो थेरेप्यूटिक ड्रग्स नहीं है, दे आर सिंपली ड्रग्स। पैरासीटामोल, डाइक्लोपेरा, नाइमसुलाइड, कुछ भी, आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। आप जाइए स्टोर पर, स्टोर वाले खुद डॉक्टर बने हुए हैं, आप पूछेंगे सर मुझे ये दवाई चाहिए, वो खुद ही डॉक्टर बन के आपको दवाई दे देंगे। इतने वो भी एक्सपर्ट हो गए दवाई दे दे करके। तो वो जो मेडिकल स्टोर्स में आज की डेट में जो दवाइयाँ मिलती हैं, दे आर सिंपल ड्रग्स। ओके माय डियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट थेरेप्यूटिक ड्रग्स। व्हाट आर थेरेप्यूटिक ड्रग्स? तो थेरेप्यूटिक ड्रग्स एक बहुत ही हाईली टेक्निफाइड और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में दी जाने वाली दवाइयाँ, और उस कंडीशन में दी जाती हैं जब ऑर्डिनरी मेडिसिन काम नहीं करती।
आपको ये जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी बच्चों कि इस दुनिया में हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन सिर्फ 30 थ्योरेटिक ड्रग्स हैं आज की डेट में हमारे पास। We have done the revolutionary changes in everything, but in the field of medical, we have only 30 therapeutic drugs. कितनी? 30। और आपको ये जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इंडिया, आवर कंट्री, हमारा देश, इन 30 therapeutic ड्रग्स में से 12 ड्रग्स की मार्केटिंग हम करते हैं। वी आर प्राउड टू हैव दिस सिचुएशन। तो हमारा इंडिया जो है इन 30 थ्योरेटिक ड्रग्स में से 12 थ्योरेटिक ड्रग्स की मार्केटिंग करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो माय डियर, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रग्स क्या क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। तो आप लोग पूरा पहले ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। तो माय डियर, मैंने जैसा आपसे कहा कि थ्योरेटिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर प्रोवाइडेड इन सच कंडीशंस when ordinary cure is not available in this field। जब मेडिकल की फील्ड में एक साधारण दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तब ये दवाइयाँ काम करती हैं। ये कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसको ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है ना, समझ गए? ऐसा नहीं कि स्टोर पे गए और ले लिए, नहीं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो आती है थ्योरेटिक ड्रग्स में, वो आती है ह्यूमन इंसुलिन। आपको मालूम है इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर, यू नो दिस। और इंसुलिन बनाता कौन है? इसको बनाते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज। कौन बनाता है बच्चों? पेनक्रियाज में बनता है। और कौन से सेल बनाते हैं? बीटा सेल्स बनाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के। वो इंसुलिन रिलीज करते हैं और इंसुलिन जाता है तुम्हारे ब्लड में और ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को नीचे करता है, यानी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है इंसुलिन का। अब किसी कारण से कोई डायबिटिक पेशेंट हो गया, देयर आर सो मेनी, बहुत सारे रीजन है डायबिटिक होने के लिए। अगर डायबिटिक पेशेंट कोई है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ इंसुलिन ले सकता है, क्योंकि इंसुलिन इज अ इफेक्टिव मेडिसिन फॉर डायबिटीज। समझ रहे मेरी बात को? तो ह्यूमन इंसुलिन ये तब दिया जाता है जब पेशेंट बिल्कुल ही लाइलाज हो जाता है, और डायबिटीज का एकमात्र सफल इलाज यही है। ऑल्दो ये ह्यूमन इंसुलिन इट मेंटेन्स योर ग्लूकोज लेवल, बट ये डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकती, बट ये आपके ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में बढ़ता है उसको कंट्रोल करती है। तो पहली थ्योरेटिक ड्रग क्या माय डियर? इट इज ह्यूमन इंसुलिन। इट इज थ्योरेटिक ड्रग, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी ड्रग। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंसुलिन हमेशा इजेक्टेबल फॉर्म में ली जाती है, इंजेक्शन की फॉर्म में ली जाती है। उसका रीजन क्या है? इंसुलिन की गोली और कैप्सूल हम नहीं खा सकते, क्योंकि अगर हमने ये ओरली ली, ये दवाई, इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया हमने जो है, तो ये हमारी गट में जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ रहे? तो दैट्स व्हाई इंसुलिन इज नेवर एवर टेकन ओरली। इसको ओरली हम कभी नहीं लेते, इजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। और काम क्या है? ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मलाइज रखना। ओके डियर, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रग। सेकेंड आती है हमारी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आप ये जानते हैं कि लीवर में अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी दवाइयां बहुत कम है। लीवर डिटॉक्सिफाई करता है फूड को, इज इट? तो लीवर का बहुत मेजर रोल है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज अ वेरी, मतलब यू कैन से द वेरी एसेंशियल ऑर्गन इन द बॉडी दैट डिटॉक्सिफाइड द फूड। क्योंकि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं भैया, जहर तो खा ही रहे हैं, चाहे स्लो पॉइजन सही, क्योंकि जो हम खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर, क्या क्या नहीं है, सब कुछ तो है। ये सब स्लो पॉइजन जब हम ले रहे हैं तो माय डियर, लीवर बेचारा कर रहा है डिटॉक्सिफाई, लेकिन कहाँ तक करेगा, उसकी भी एक लिमिट है। एनीवे, खैर, कम टू द पॉइंट। अब लीवर के इन्फेक्शन से अगर आपको बचना है, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है और
जिन लोगों का लीवर कमज़ोर है और बार बार उनको जॉन्डिस या दूसरी लीवर से रिलेटेड अगर कोई बीमारियां बार बार हो रही हैं, रिपीटेड हो रही हैं, लीवर कमज़ोर होता जा रहा है इन्फेक्शंस की वजह से, तो उनके पास एकमात्र सॉल्यूशन है, अपना हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवा लो। कम से कम आप अपने लिवर को सेफ गार्ड तो कर सकोगे। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ऑल्सो अ थेरेप्यूटिक ड्रग। ओके माय डियर, ये साधारण दवाइयां नहीं है, दीज आर थेरेप्यूटिक ड्रग्स माय डियर, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी मेडिसिन। समझ रहे हो ना? चलिए अगले आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग आता है दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कौन सा माय डियर? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब तो लोग क्या सोचते हैं, जनरली लोग पता क्या जानते हैं, और वो लोग इवन मेडिकल में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिर्फ आपकी लंबाई बढ़ाता है। हाँ ये सही है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी लंबाई बढ़ाएगा, लेकिन एक सीमा तक ही तो बढ़ाएगा। कितने साल तक? 19 साल तक, 20 साल तक मैक्सिमम, बस। हद से अधिक किस, इससे ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ती आपकी। अब कारण है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या सिर्फ लंबाई में बढ़ाने में ही काम करता है या इसका और फंक्शन भी है? तो बच्चों मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, जब आप टीन एज में होते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी लंबाई को बढ़ाता है, बट इट इज जेनेटिकली बेस्ड। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा तो जरूर लंबाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू दोज कैरेक्टर्स विच यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, यानी कि जेनेटिक लंबाई जो है ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। खैर, अगर किसी को ड्वार्फिज्म हो गया, किसी वजह से ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है और वो बौना रहने की, देखने में लग रहा है कि भाई वो बौना है, तो समय रहते अगर उसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें तो वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को आपको रिकमेंड करेगा, और जिसकी वजह से आप पुनः अपनी जो भी आपकी लंबाई जितनी भी बढ़नी है वो आप गेन कर सकते हैं। तो ये आपकी इसके लिए तो काम आता ही है, लंबाई बढ़ाने के काम में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, दीज आर द ड्रग्स विच यू कॉन्ट विच यू विल नॉट गेट विदाउट दैट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो अगर आप जाके स्टोर वाले को बोलेंगे भाई मुझे ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दे दो, वो नहीं देगा, क्योंकि उसको पर्चा चाहिए होता है। बिकॉज दीज आर, ये बहुत ऐसी दवाई हैं जिनको सोच समझ के दिया जाता है, ऐसा नहीं कि गए और खा ली, जैसे डाइक्लोपैरा को लेते हैं, खाने की तरह खाते हैं, जब भी दर्द हुआ एक गोली, कुछ भी हुआ एक गोली, ये ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लंबाई बढ़ाता है, बल्कि जब आपकी लंबाई एक लिमिटेड 19-20 साल तक जब आप हो जाते हैं तो आपकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन लंबाई नहीं बढ़ाता, बल्कि वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ग्रोथ हार्मोन नॉट ओनली involved in the growth of individual, but it is also involved in the metabolism of what? Metabolism of protein, metabolism of fat, my dear, metabolism of carbohydrates. तो ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी जिंदगी भर रिलीज होता है, थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन वो उस समय आपके मेटाबॉलिज्म को करता है। कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, या आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, या क्या कारण है, तो इन दैट कंडीशन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रिकमेंड्स यू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो इट इज़ अ थर्ड थेरेप्यूटिक ड्रग। ओके माय डियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चौथी जो थेरेप्यूटिक ड्रग आती है वो आती है ह्यूमन इंटरल्यूकिन। कौन सी माय डियर? ह्यूमन इंटरल्यूकिन नाम का जो ड्रग है ये थेरेप्यूटिक ड्रग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ह्यूमन इंटरल्यूकिन क्या है? देखिए, ये बहुत टर्मिनोलॉजी थोड़ी मुश्किल होती जाएगी आगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो ह्यूमन इंटरल्यूकिन क्या है? ह्यूमन इंटरल्यूकिन इज अ ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस। Now you will say, what are cytokines? So human interleukin is a group of proteins. It is a group of proteins called cytokines. और ये cytokines करते क्या है? पहली बात तो ये बता दूं कि ये cytokines नाम की जो प्रोटीन है, सबसे पहले ये WBCs के अंदर मिली थी। कहाँ मिली थी? WBCs में मिली थी। ओके माय डियर। और ये WBCs में तो होती है, इसके अलावा इसका सिंथेसिस
कहाँ कहाँ होता है? इसका सिंथेसिस होता है टी लिम्फोसाइट्स में, ओके माय डियर। मोनोसाइट्स में होता है, आपका मैक्रोफेजेस में होता है, और एपिथेलियल सेल्स के अंदर इसको सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब बॉडी सिंथेसाइज करती है। और ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द सर्टेन प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन वेयर? इन T lymphocytes, number one, monocytes, macrophages, and epithelial cells of the body. And these interleukins are involved in immunity of a person. कभी आपकी किसी वजह से इम्यूनिटी ज़्यादा ही खराब हो जाती है तो बच्चों डॉक्टर स्टडी करके, रिसर्च करके, टेस्ट करके तब ये ड्रग आपको रिकमेंड करता है। तो मेरे ख्याल से पहले हमने ये जो 4 ड्रग डिस्कस किए हैं, इनको हम पहले आई थिंक इनको हम लिख लेते हैं। समथिंग इज गोइंग है, मुझे हाँ कीड़ा था एक। तो पहले मैं ये सब चीज़ें पहले आपको लिख देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी की ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके डियर, सो राइट डाउन। ओके चलिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। recombinant DNA technology have produced many therapeutic recombinant DNA technology have produced many therapeutic drugs. These drugs are safe and do not produce any immunological response. ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कौन सा होता है? अनवांटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो ये माय डियर, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का एक एसेंस है, एक खासियत है कि उसने बहुत सारी दवाइयाँ तो दी हैं और ये सारी दवाइयाँ जो है बेहद ही सेफ हैं, साउंड हैं और अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जनरेट नहीं करती हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चों इनके साइड इफेक्ट नहीं है। ओके चलिए आगे। अब एट प्रेजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एट प्रेजेंट there are 30 therapeutic drugs in the world. पूरी दुनिया में कितनी है? सिर्फ 30। समझ रहे हैं? और वी आर प्राउड to say that out of these 30 therapeutic drugs, 12 drugs are marketed by India. So out of these 30 therapeutic drugs, 12 are marketed in इंडिया। इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी तो मार्केटिंग होती है और हम लोग इनको बाहर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों ये था। अब हम बात करते हैं कि हमारी थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं क्या। अब हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, नंबर 1 क्या आती है? मैंने आपको बताया था, नंबर 1 इज ह्यूमन। ये थेरेप्यूटिक ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं। कौन कौन सी? ह्यूमन इंसुलिन। तो पहली कौन सी है भाई? इंसुलिन। और ये किसको दी जाती है? डायबिटिक पेशेंट्स को।
ये इंसुलिन जैसा कि मैंने आपको बताया था बीटा सेल से बनता है, पैनक्रियाज में बनता है, लेकिन किसी कारणवश ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और इन दैट कंडीशन हमें ह्यूमन इंसुलिन को लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो गया पहली हमारी थेरेप्यूटिक ड्रग है। दूसरी आती हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जैसा मैंने आपको बताया, ये थेरेप्यूटिक ड्रग्स है, माइडियर, इनको याद करना अच्छे से। ये किसके अंदर दी जाती है डिटेल में बता चुका हूं, अब सीधा पॉइंट की बात करूंगा। ये दी जाती है इन दी डिसऑर्डर्स ऑफ लीवर। डिसऑर्डर से मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है टू सेफ गार्ड द लीवर को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं अपने, और आप चाहते हैं आपका लीवर सुरक्षित रहे, तो माय डियर हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा। वैसे आपको मैं बता दूं हिपेटाइटिस 5 तरह की होती है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। 5 तरीके की हिपेटाइटिस होती हैं, लेकिन सॉरी माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली टुडे। तो ये 5 तरीके की हिपेटाइटिस हमारे अंदर लीवर के अंदर देखी जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हिपेटाइटिस है वो हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी है। तो हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी दोनों का कंबाइंड इंजेक्शन आजकल के मार्केट में आता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हिपेटाइटिस ए अलग लगवाओ, हिपेटाइटिस बी अलग लगवाओ, लेकिन अब एक ऐसा इंजेक्शन आ गया है जो कि हिपेटाइटिस ए को भी कवर करेगा और बी को भी कवर करेगा। अगर हिपेटाइटिस ए और बी कवर हो जाती है तो सी डी ई अपने आप ही उसमें कवर हो जाती हैं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल जो हैं वो हिपेटाइटिस ए और बी हैं डिसऑर्डर्स जो हैं। बाकी सी डी ई जो है वो कंपैरेटिवली ऐसे खास नहीं है, लेकिन हैं तो हैं, क्या करें। ठीक है, चलिए अब थर्ड आता है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये भी ये आपका थेरेप्यूटिक ड्रग है और इट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट, एज आई टोल्ड यू, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों ये है तीनों, फटाफट उतारो उसको। पहले पड़ गई बात, पहली कौन सी है, इंसुलिन, दूसरी हेपेटाइटिस बी और तीसरी है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों ये 3 है। चौथी मैंने बताई थी ह्यूमन इंटरल्यूकिन, जिसके बारे में बता चुका हूं और अब मैं आपको उसके बारे में लिखवाने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखिएगा और लिखने से पहले अपने मन में बोलते हुए लिखिएगा, सो दैट कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहे साथ के साथ। ओके डियर। अब नेक्स्ट आता है जो 4th वाला है, नंबर 4 जो आता है वो आता है ह्यूमन इंटरल्यूकिन। ये नंबर 4थी थेरेप्यूटिक ड्रग है और जैसे कि मैंने बताया इट इज अ ग्रुप ऑफ, ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जिनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड साइटोकाइंस, कॉल्ड बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये साइटोकाइंस आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं, जब कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड सेल हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये साइटोकाइंस वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है और ये साइटोकाइन जो है नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके माय डियर, सो साइटोकाइंस आर दोज केमिकल्स which are released by viral infected cells to protect non-viral infected cells। यानी कि एक सेल वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, वो तो खत्म है, लेकिन वो साइटोकाइंस को
रिलीज करता है, और ये सर्टेन टाइप्स के टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं बॉडी के अंदर, और साथ के साथ दूसरे जो सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स, वो वायरस से इफेक्टेड ना हो, उनको बचाने का काम करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी हाई टेक मशीन माय डियर, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो ये साइटोकाइंस है, दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड साइटोकाइंस। फर्स्ट सीन इन, सबसे पहले कहां देखे गए थे ये? WBCs के अंदर एब्जॉर्ब, इनका डिस्कवरी हुआ था, वहां देखे गए थे। ठीक है जी, सेलुलर टाइप ऑफ अ सेलुलर डिफेंस की तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि WBCs आर सेल्स, तो इसको हम सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम ऑफ बॉडी बोलते हैं। ओके, विच सिस्टम? सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम ऑफ बॉडी, तो वहां पर ये काम करती है। तो WBCs है, ये सिंथेसाइज कहां होती है? सिंथेसाइजेस इन, कहां पर होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, वहां पर सिंथेसाइजेस होती हैं ये साइटोकाइंस। दूसरी मोनोसाइट्स, तीसरी मैक्रोफेजेस, और चौथी माय डियर एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉडी। और काम क्या है इसका माय डियर? नोट, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। तो ये जो है मेन काम जो है आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड करती है। पल्ले पड़ गई बात यहां तक? बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का आधार होता है, एक बेस है हमारे बॉडी का। जितना स्ट्रांग आपका इम्यून सिस्टम होगा, उतने ही आप अंदर से मजबूत होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी बाहर से देखने में अच्छा भला मोटा ताजा लग रहा है, आपको हेल्दी लग रहा है, तो ये गारंटी नहीं है कि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो। इम्यून सिस्टम का बाहरी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। कोई आदमी बहुत मोटा ताजा है और आप सोचोगे यार तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन हो सकता है वही शारीरिक आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम मोटे या पतले से रिलेटेड नहीं होता है। इम्यून सिस्टम एक आपका बेस है, और अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप वाकई में स्ट्रांग है। हेल्दी पर्सन हम किसे बोलते हैं? जनरली आप बोलेंगे कोई जिम जा रहा है, बॉडी वॉडी बना ली है उसने, तो आप बोलेंगे यार बड़ा हेल्दी है। नहीं, ज़ूलॉजिकली मेडिकली हम हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ का मतलब है कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सब। अगर आप सब तरीके से ठीक है तो आप हेल्दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप सच में हेल्दी हैं, अंदर से मजबूत है। समझ गए? तो अंदर से मजबूत होना जरूरी है सिस्टम्स का। तो बच्चों, ये आ गया हमारा चौथे वाला। अब मैं जो पांचवें की बात कर रहा हूं आपसे, जो फिफ्थ हमारा नंबर 5 जो है, सुनिए, 4 तो मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे और लिखवा भी दिया। अब मैं पांचवें को पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन 4 को मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिर से आपको लिखवाऊंगा। अब सुनिए, देखो माय डियर, जो पांचवा आता है आपका, वो आता है स्ट्रिप्टोकाइनेज। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज इज अ थेरेप्यूटिक ड्रग। अब स्ट्रिप्टोकाइनेज इज एन एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके माय डियर, ये सब हम आपको बायोमोलिक्यूल्स में करा चुके हैं। तो बच्चों, अब आता है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज को टिश्यू प्लाज्मिनोजन बोलते हैं इसको। ये कौन सी एंजाइम है? ये कौन सी प्रोटीन है? दिस प्रोटीन इज कॉल्ड टिश्यू प्लाज्मिनोजन। और इसका काम क्या होता है? जब कभी भी आपके शरीर के अंदर क्लॉट बनता है तो ये क्लॉट को बस्ट कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और क्लॉट बस्टर के नाम से ये जानी जाती है। ओके माय डियर, so it is a streptokinase is a tissue plasminogen involved in, किसमें इन्वॉल्व होती है? क्लॉट को फोड़ने में इन्वॉल्व होती है। पहले क्लॉट बनता ही नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि क्लॉट ना बने इसके लिए हिपेरिन भी काम करता है, आपका सिनोफिल्स भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर क्लॉट बन गया
तो माय डियर ये स्ट्रिप्टोकाइनेज दी जाती है। और एक चीज़ आपको और बता दें, आपको जिसको ताज़ा हार्ट अटैक आया होता है तो उसको भी स्ट्रिप्टोकाइनेज दी जाती है। कारण स्ट्रिप्टोकाइनेज खून को पतला भी करती है, समझिए। तो खून अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज तो सभी के मिलती है, और खून गाढ़ा और हो गया तो वो हार्ट तक जाएगा नहीं, और हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली कार्डियक मसल्स विल रप्चर एंड लीडिंग टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक। समझे मेरी बात को? तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर, लेकिन टिश्यू प्लाज्मिनोजन के नाम से जाने जाती है। तो ये होगी तुम्हारी पांचवी कौन सी होगी तुम्हारी? फिफ्थ होगी आपकी स्ट्रिप्टो नंबर 5, स्ट्रिप्टोकाइनेज। ठीक है जी। अब ये स्ट्रिप्टोकाइनेज जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू प्लाज्मिनोजन, prevents the formation of clot, or in other words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है जी। और it is recommended by the doctors to the patient that has undergone myocardial infarction। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यूज करते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो बच्चों, ये है आपकी स्ट्रिप्टोकाइनेज, जो कि 5th थेरेपेटिक ड्रग है। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट 5वीं है। छठी हमारी थेरेपेटिक ड्रग जो आती है, 6th वाली, 6th जो हमारी थेरेपेटिक ड्रग है वो है इरिथ्रोपोइटिन। कौन सी है माय डियर? इरिथ्रोपोइटिन है। और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या है? इरिथ्रोपोइटिन इज एन एंजाइम, सॉरी हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन एक खास किस्म का हार्मोन है जो कि लीवर से रिलीज हो, सॉरी किडनी से रिलीज होता है। इरिथ्रोपोइटिन एक खास किस्म का हार्मोन है जो किडनी रिलीज करती है। और ये इरिथ्रोपोइटिन जो है, इट इज इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। As I already discussed in class, and you also know that process of formation of RBCs, that is erythropoiesis, takes place in bone marrow. Bone marrow is a vital आपका सब्सटेंस है, वाइटल कंपोनेंट है बॉडी का। बोन मैरो सब चीज़ों की वो है। क्या नहीं बनता बोन मैरो से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये वो सब कुछ। जीन थेरेपी तक हम बोन मैरो से करते हैं। और बताइए, तो बोन मैरो एक वाइटल फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर, और हर बोन में नहीं होता, ये लॉन्ग बोन्स की जो कैविटीज होती है वहां पर होता है। इट इज जेली फैटी एसिड। बच्चों को पता ही नहीं होता कईयों को कि बोन मैरो होता क्या है। So I would like to tell you, it is a jelly fatty acid that is present inside the cavity of the long bones and it is called the bone marrow. इसका बहुत वाइटल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, कहीं ना कहीं हर चीज में इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, यहाँ तक कि स्टेम सेल्स तक ये बनाता है। ओके माय डियर। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है बच्चों, ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कि जब हमारी आरबीसीज बोन मैरो में बन रही होती हैं तो आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेशन करता है ये, यानी इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, इट इज इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। ओके माय डियर, तो ये आपका कौन सा है, दिस इज योर इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है, इट इज रिलीज्ड बाय किडनी, किडनी से रिलीज होता है बच्चों, ये थेरेपेटिक ड्रग है। अगर ये रिलीज नहीं होता है तब हम इसको देते हैं, समझिए। ये इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये थेरेपेटिक ड्रग है। जब किडनी किसी की किडनी से जब इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होता है तब ये दिया जाता है, समझ रहे। तो इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन में। अब आता है सातवां, सेवंथ थेरेपेटिक ड्रग जो है हमारी, वो है बच्चों हमारी ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कौन सी है, सातवीं, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये क्या है, जो अगला है, इट इज ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है आपका, ये क्या करता है, ये वो फैक्टर है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग माय डियर। तो ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, और बोन मैरो को स्टिमुलेट क्यों करता है, इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, क्यों, सो दैट कि वहां से टी लिम्फोसाइट्स का सिंथेसिस हो सके और बोन मैरो से बोन मैरो स्टेम सेल्स को रिलीज कराया जा सके। तो ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक थेरेपेटिक ड्रग है, जिन लोगों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अंदर ये पेशेंट्स को दिया जाता है, और ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स टू रिलीज इन ब्लड, और फिर उनको फॉर्म होने के बाद उनको ब्लड में रिलीज भी करवाता है, समझ गए। तो माय डियर, इट स्टिमुलेट्स बोन मैरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी सारी इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट्स द बोन मैरो टू फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स। बच्चों मैंने आपको बताया है कि टी लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर टी लिम्फोसाइट्स नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, जीरो। बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो कि प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज में कन्वर्ट होती हैं, और एंटीबॉडीज पैथोजन से फाइट करके उसे मारता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस तभी होता है जब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। अगर टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम खत्म है। एड्स में क्या होता है, HIV रिट्रोवायरस टी लिम्फोसाइट्स को तो डिस्ट्रॉय करता है माय डियर। टी लिम्फोसाइट्स खत्म मींस सब कुछ खत्म। Stimulates the bone marrow to form T lymphocytes and stem cells, yes bone marrow stem cells हैं, to release in blood, blood में छोड़ा जाना है भाई इनको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सातवां, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। आज का टॉपिक जो है बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब आठवां फैक्टर जो आता है, आठवीं जो थेरेपेटिक ड्रग है हमारी, कौन सी, एट्थ है, वो है ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग, सॉरी एक मिनट, ये ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, granulocyte macrophage colony stimulating factor. It is involved in the release of macrophages, and macrophages are involved in immune system as they are क्या होते हैं, वो phagocytic होती हैं, वो पैथोजेंस को मार करके एनगल्फ कर जाती हैं। तो ये मैक्रोफेजेस को, इसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, एंड इन दिस वे इट इज इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जहाँ तक थेरेपेटिक ड्रग्स हमारी बहुत सारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर, इट इज इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। It is involved in the immune system of body. Number one, stimulates the formation of macrophages. तो ये हो गया हमारा आठवां, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, आठवीं थेरेपेटिक ड्रग। मैंने आपसे 12 कहा था, तो अभी हम कितने नंबर पर हैं? 8 हैं। अभी 4 और हैं, वो उनको भी हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब बच्चों सुनो आगे, अब आती है हमारी नौवीं है अल्फा इंटरफेरॉन। नौवीं थेरेपेटिक ड्रग क्या है बच्चों हमारी? दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन्स। अब देखिए अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करती हैं? अल्फा इंटरफेरॉन वो थेरेपेटिक ड्रग है जो कि ल्यूकीमिया जैसे फैटल कैंसर में ट्रीटमेंट करती है। ये तो अल्फा इंटरफेरॉन्स आर दोज थेरेपेटिक ड्रग्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन क्योरिंग ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर के साथ साथ दूसरे कैंसर्स को भी ट्रीट करने के काम में अल्फा इंटरफेरॉन्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा अल्फा इंटरफेरॉन्स को माय डियर उन सीवियर और फैटल वायरल इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए भी किया जाता है जो कि जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स बहुत ही खास किस्म की और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थेरेपेटिक ड्रग है दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ल्यूकीमिया या दूसरे तरह के कैंसर, और साथ के साथ उन वायरल इन्फेक्शन को क्योर करती है जो जानलेवा सिद्ध हो जाते हैं, जिनको बाकी साधारण दवाइयाँ क्योर नहीं कर पाती हैं, उनको ये करती है। समझ गए? सो माय डियर, इन्वॉल्व इन क्योरिंग or treatment, it is involved in curing or treatment of leukemia, यानी कि ब्लड कैंसर, और एंड अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो ये जो है ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर को और दूसरे टाइप के कैंसर की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड in the treatment of, it is also involved in the treatment of fatal viral
इन्फेक्शंस, जो बड़े खतरनाक किस्म के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए अल्फा इंटरफेरोन्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये साधारण डॉक्टर नहीं कर सकता, ऑन्कोलॉजिस्ट ही कर सकता है इसको। सो बच्चों ये होगी 9वीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 10वीं। हमारा 10वां थेरेपेटिक ड्रग कौन सा है बच्चों, जो 10th नंबर पर आता है हमारा, दैट इज गामा इंटरफेरोन्स। दैट इज गामा इंटरफेरोन्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है ये। और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों, तो ये जो आपकी गामा इंटरफेरोन्स जो है, ये भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारी ड्रग्स हैं। जब कभी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो और कोई भी अन्य कोशिश जो है उस इम्यून सिस्टम को जब स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाती है, तो डॉक्टर फिर गामा इंटरफेरोन्स से ट्रीट करता है। और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमेंथ, फंजी, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे बॉडी की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये ऑर्डिनरी कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाता, समझिए, ये इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्डिनरी कंडीशन, सीवियर केसेस में यूज़ होती हैं। रिमेंबर, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये हैरी गैरी ड्रग्स नहीं है, ये एमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन जब टाइम आता है और ऐसी कंडीशन जो अनक्योरेबल होती है बाय द ऑर्डिनरी ड्रग्स, देन दीज ड्रग्स आर यूज्ड। ओके डियर, तो ये हो गया 10वां। अब 11वां जो ड्रग आता है हमारा 11th, वो आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। देखो बच्चों, अब ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्या होता है, ये ब्लड के कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 12-13 के करीब ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से 8वां क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। और जब हीमोफीलिया किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसको ब्लड क्लॉट नहीं बनता। ब्लड क्लॉट बहुत ज़रूरी है, जब कभी आपको चोट लग जाती है और आपका खून बहना शुरू होता है तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए जहाँ चोट लगी है वहाँ पर खून जम जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो हम आपको किस में कराते हैं, ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर कराते हैं डिटेल में। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनता है चोट लगने पर, और क्लॉट का बनना क्यों ज़रूरी है, अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो देयर विल बी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, और जिससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो क्लॉट बहुत ज़रूरी है, समझिए मेरी बात को। तो जिसके अंदर हीमोफीलिया नाम का डिसऑर्डर होता है उसके अंदर एंटी हीमोफिलिक ये दिया जाता है फैक्टर जो है फैक्टर 8। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिशिएंसी कॉजेज हीमोफीलिया, डेफिशिएंसी इसकी जो हीमोफीलिया करती है, और इसके उसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया में क्या होता है, यहाँ पर लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है, और होती भी है तो बिल्कुल थोड़ी बहुत चलती फिरती सी होती है, काम चलाओ सी, जिससे कि प्रॉपर ब्लड लॉस नहीं रुक पाता है। तो ये तब दिया जाता है। तो ये हो गया 11वां। और बच्चों अब हम आते हैं लास्ट में
जो 12वें हमारे जो 12th थेरेपेटिक ड्रग है हमारी, जैसा कि मैंने कहा था कि 12 ड्रग्स आर मार्केटेड इन इंडिया। और याद रहे बच्चों, ये जो 12 हैं ये सिलेबस में हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपने। जितना आपने आपको बताया उतना ही करना है, ना इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है। ट्रस्ट ऑन योर टीचर एंड डू द राइट माय डियर। आप हमारा कहना मानेंगे तो आपकी सिलेक्शन गारंटेड होगी। जैसा हम कहें वैसा पढ़िए, जैसा आपको बताया जाए वैसा करिए, समझ गए ना। तो कोई चीज़ छोड़िएगा, इसमें से जो कुछ कराए एक भी चीज़ मत छोड़िएगा, सब करिएगा। इतने अच्छे से करिए कि इसमें से कुछ भी आ जाए, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, इसी में से आएगा जो भी आएगा, इसलिए बी श्योर अबाउट इट। ओके डियर। नेक्स्ट जो आता है 12th, वो आता है FSH। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये FSH जो है जनरली ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये फीमेल्स के अंदर होता है फॉलिकुलर फेज में। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि 28 दिन का हम कंसीडर करते हैं आइडियल कंडीशन में। पहली फेज तो है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी कौन सी है फॉलिकुलर फेज, तीसरी ओवुलेटरी फेज और चौथी होती है ल्यूटियल फेज। ये आप सबको मालूम है, हम करा भी चुके हैं। लेकिन जो फॉलिकुलर फेज होती है जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब जो फॉलिकल्स बनते हैं इसमें FSH का मेजर रोल होता है। लेकिन यहां पर हम इसका ट्रीटमेंट किसी और तरीके से, इसका यूज कहीं और तरीके से करते हैं। FSH का ये एक थेरेपेटिक ड्रग है, इसका इस्तेमाल इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, ह्यूमन इनफर्टिलिटी के लिए। कभी कभी क्या होता है कपल्स को बच्चा नहीं होता, कई बरस हो जाते हैं हर तरह से प्रयास करने के बावजूद भी, तो जब डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, अगर उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो इन दैट केस FSH ट्रीटमेंट इज गिवन टू वाइफ और हस्बैंड, इट डिपेंड्स कि किसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो FSH जो है ये इनफर्टिलिटी के लिए दिया जाता है। इट इज यूज्ड टू क्योर द इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस। तो इट इज यूज्ड टू क्योर infertility problems in humans। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था, थेरेपेटिक ड्रग्स। इट कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। होप यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा एंड आई एम श्योर आया भी होगा अगर आपने ध्यान से सुना। और इसको अच्छे से करिएगा एंड बी श्योर अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको कर सके। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।